चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी इलाहाबाद दिखाएंगे तुम्हें। हाँ। जी हाँ, आभासी दुनिया के हाँ। जी हाँ, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। लाल की क्लास काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। मैं बात कर रहा था इलाहाबाद, अकबर इलाहाबादी आपने सुना ही होगा। इलाहाबाद हिस्ट्री बहुत ही पुराना है और गौतम बुद्ध के पीरियड से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रहा है। और कौशाम्बी की राजधानी वत्स कहा जाता था। महात्मा बुद्ध कई बार इस यहाँ पे गए थे। अशोक के प्रांतों में खास मुख्यालय था। शुंग के बाद कुषाण आया। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। और बेहतरीन अगर कुछ जानना हो तो धर्मवीर भारतीय गुनाहों का देवता। कुंभ जानते हैं आप, हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए, 4,000 तो हुआ ही होगा, वो आप जानते होंगे। और इलाहाबाद से अब यह प्रयागराज है। तो कैसा है प्रयागराज राम राज? इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ सुशील मानव है, जर्नलिस्ट हैं पेशे से, फूलपुर के रहने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया है, कानपुर से एमए किया है जहां तक मुझे पता है, और बाकी कमी जानकारी होगी तो सुशील से पूछेंगे। फुल टाइम जर्नलिस्ट हैं और आज आपको इसलिए मिलवाने जा रहा हूं कि शानदार दिल्ली के मामलों में भी इन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की थी। और अभी इन्होंने एक रिपोर्टिंग की है प्रयागराज से, लाशों की नगरी। तो कैसा है रामराज में प्रयागराज, इसी में बात करेंगे सुशील मानव से। और जो उन्होंने वीडियो बनाया है वो जन चौक यूट्यूब चैनल पे है। उसमें से कुछ पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकी पोर्शन देखने के लिए सुशील के फेसबुक पे जाएंगे, इनके सोशल मीडिया फोरम पे जाएंगे, और आप जाएंगे जनचौक यूट्यूब चैनल पे, लिंक में पूरा शेयर कर दूंगा। सुशील से बात करने से पहले देखिए सुशील के द्वारा बनाई गई यह रिपोर्ट। पिछले 20 दिनों में लगभग 7-8 बार इलाहाबाद के तमाम घाटों पर जाना हुआ। तमाम घाटों में छतनाग, झूसी, रसूलाबाग, दारागंज, फाफामा और संगेरपुर शामिल है। संगेरपुर पर तो पिछले लगभग 10 दिन में 3 बार जाना हुआ। यानी 9 तारीख को 9 मई को मेरे नाना जी का देहांत हुआ, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जब मैं गया सिंगवेरपुर घाट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल गंगा से छूती हुई, गंगा का जो पानी है उससे छूती हुई चिताएं वहाँ पे सजी हैं और एक लाइन से लगभग 20 लाशें जल रही हैं। वहाँ पे लोग आ रहे हैं और मतलब लाश ठंडी नहीं हुई, फिर उसी पे चिता सज जाती है उसी घाट पे, और वहाँ पे फिर चिताएं जलने लगती हैं। लेकिन उसके अलग बिल्कुल दूसरी चीज़ जो थी वहाँ पे वो देखने में आई कि लगभग 4 से 5 हज़ार लाशें और बिल्कुल ताज़ा लाशें वहाँ पे दफनाई गई हैं इकट्ठा एक साथ। ये बिल्कुल मेरे लिए शॉकिंग था, बिल्कुल हैरत में डालने वाला, क्योंकि इलाहाबाद के जो घाट है वहाँ पे घाटों सिंगवेरपुर में वहाँ लगभग साल में कुछ नहीं तो 2 बार 3 बार जाना पड़ ही जाता है। लेकिन कभी भी इस तरीके से मैंने वहाँ पे लाशें दफनाई हुई नहीं देखी। ये बिल्कुल अभूतपूर्व और बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाली घटना है। तो अब इस पे हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो लाशें गड़ी हैं 4-5 हज़ार लाशें, ताज़ा लाशें, वो रेत में दफन की गई हैं। इन लाशों को बांस की फट्टियों से घेरा गया है, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि उस जगह पे ऑलरेडी एक लाश दफन है, लोग उसके ऊपर ना दफना दें। इसलिए उस जगह को, उस कब्र को, जो बांस की छोटी छोटी फट्टियाँ होती हैं जिससे कि तिख्तियाँ बनती हैं ना, जिसमें लाश लाद के लोग ले जाते हैं,
उन तिथियों के बाँसों की छोटी छोटी उससे उसको बिल्कुल उसकी घेरेबंदी की गई है। बावजूद इसके जब बालू हवा चलती है तो जो ऊपर से बालू थोड़ी सी अलग से खोद के डाली गई होती है वो सारी बालू उड़ जाती है। कई बार जो जंगली कुत्ते होते हैं या सियार होते हैं वो भी खोद लेते हैं। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे कई सारे आप वीडियो में देखिए, वहाँ पे कुत्ते जो हैं वो लाशों को नोच रहे हैं, खींच खींच के बिल्कुल काट रहे हैं। वहाँ पे कई सारे कंकाल जो हैं वो बिल्कुल कब्र से बाहर पड़े हुए हैं, कब्र खोदी हुई है और उससे बाहर पड़ी हैं। तो ये लाशें जो हैं वो लगभग 2 दिन या 1 दिन ताज़ा, अभी से लेकर के 20 दिन 25 दिन तक की पुरानी है, लेकिन ज़्यादा पुरानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो मतलब रामनामी जो होती है, जिसको कफन बोलते हैं हिंदू धर्म में, वो जो बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा है और कब्र बिल्कुल ताज़ी है, और उस पर जो फट्टियाँ लगी हैं घेरेबंदी कर, उनका भी रंग बिल्कुल अभी हरा है, मतलब वो बाँस सूखे नहीं हैं फट्टियों के। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो वो कब्र बनी है उस पर जो वो लगी है वो कब्र ज़्यादा पुरानी नहीं है। गौरतलब है कि प्रयागराज में कई घाट हैं, झूसी, छतनाक, दारागंज का दशाश्वमेध घाट, अरैल में घाट है, रसूलाबाद घाट, फाफामऊ, सिंगवेरपुर। लेकिन दफनाने की व्यवस्था सिर्फ 2 घाटों पे है, फाफामऊ और सिंगवेरपुर में। इसके अलावा गंगा की 2 धाराओं के बीच का जो क्षेत्र है अरैल में, अरैल घाट पे, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लाशें दफनाई गई हैं। अब सवाल ये होता है कि जब एक साइड में लाशें दफनाई जा रही हैं तो दूसरी साइड में लाशें जलाई जा रही हैं, तो जब लाशें जल रही हैं तो उसके बगल में जो लाशें दफनाई गई हैं वो किसकी लाशें हैं? मीडिया में आप देखेंगे खबर चल रही है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लकड़ियों के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से मतलब लोग दफना रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है। दरअसल क्या है कि जो जलाने की प्रक्रिया है वो सवर्ण हिंदुओं में है। सवर्ण मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया वर्ग, जिनके पास पैसे हैं। जो दलित और बहुजन वर्ग की जातियां हैं वो उनके यहाँ एक परंपरा है लाशों को दफनाने की। तो क्या है कि ये लाशें दलित और बहुजन वर्ग के लोगों की ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ सवर्ण वर्ग ही लाशों को जलाता है, जबकि मुस्लिम या ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो लाशों को गंगा के किनारे नहीं दफनाते, और ना ही वो अपनी यहाँ के लाशों को रामनामी उड़ाते हैं। रामनामी तो जानते हैं आप, हाँ ठीक है। तो दलित, आदिवासी, मुसहर और तमाम पिछड़ी जातियों में जो लोग होते हैं गंगा किनारे, वो लाशों को ले जा कर के दफनाते हैं, उनको दफनाने का रिवाज है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे घट रही हैं। तो अब 2 चीज़ें हैं कि ये जो लाशें हैं वो दलित और बहुजन वर्ग के जो लोग हैं, जो मजदूर तबका होता है, जो श्रम से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे आकर के दफनाते। अच्छा, हमने लकड़ियों की भी रेट पता किया, क्योंकि एक अफवाह है मीडिया द्वारा लगातार फैलाया जा रहा है कि लाशें जलाई जा रही हैं तो लकड़ियों का रेट बढ़ गया है। जी नहीं, लकड़ियों का रेट जो है वो कोरोना आपदा के बावजूद भी लकड़ियों का रेट नहीं बढ़ा है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि दलित बहुजन जातियाँ गरीब होती हैं, इसलिए वो लाशों को नहीं जलाती है, जलाने में असमर्थ होती हैं या उसका खर्च नहीं वहन कर पाती, लेकिन इसलिए वो लाशों को दफना देते हैं या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नॉर्मली क्या है कि छतनाक घाट, दारागंज घाट और झूसी घाट जाने वाले लाशों के लिए जलाने की लकड़ी सांसौ चौराहे से खरीदी जाती है। सांसौ चौराहे पर लकड़ी का जो रेट है वो 500 से 600 रुपया प्रति कुंटल है, और वहीं दारागंज फाफामऊ घाट पर लकड़ी की जो रेट है वो 700 से 800 रुपया प्रति कुंटल है। संगवेरपुर घाट, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जहाँ की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, संगवेरपुर घाट पर लकड़ी का जो दाम है वो 1200 रुपये प्रति कुंटल है, और नॉर्मली एक लाश को जलाने में 2 सवा 2 कुंटल से लेकर के 2.5 कुंटल तक की लकड़ी लगती है। तो ये लकड़ी का रेट है। और कमोबेश मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात किया तो ये मुझे बता रहे हैं कि पिछले 2 से 3 वर्षों में कमोबेश लकड़ी का रेट यही है। कोरोना में हो रही मौतों में इजाफे के बावजूद लकड़ियों के दाम जो हैं वो उस तरह से नहीं बढ़े हैं। वहीं लाशों में जलाने में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के अलावा चिता सजाने और लाश को जलाने वाले डोम भी कुछ पैसे देना पड़ता है। हालांकि जो गंगा घाट पर क्रियाक्रम करवाने वाले पंडे होते हैं उनके मुकाबिल डोम को लाश जलाने के लिए बहुत कम दिया जाता है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये हालांकि अब बहुजन जातियों में जिनमें थोड़े से पैसे या संपत्ति जिनकी बढ़ी है, संपदा में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, वो भी अब लाशें जलाने लगे। बावजूद इसके भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो लाशें जलाता है। अच्छा, दो चीज़ और है कि इलाहाबाद जो शहर है प्रयागराज, यहाँ पर नज़दीकी ज़िले जो हैं जौनपुर और प्रतापगढ़, यहाँ से भी लाशें लोग ले आते हैं और गंगा में, क्योंकि वहाँ पे तो गंगा है नहीं, तो गंगा में लाशों को गंगा के किनारे लाशों को दफनाने के लिए लोग वहाँ से लाशें ले आते हैं। तो जौनपुर साइड से जो लाशें आती हैं वो नॉर्मली रसूलाबाद, छतनाग और झूसी जाती हैं, कभी कभार फापा मऊ भी। लेकिन जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ ज़िले की लगभग 80% लाशें जो हैं वो इलाहाबाद के सिंगवेरपुर घाट पर आती हैं। तो इसमें जो सवर्ण होते हैं वो तो लाशों को वहाँ जलाते हैं, जो सवर्ण नहीं होते, अवर्ण होते हैं, यानी दलित और बहुजन वर्ग के, मजदूर वर्ग के, वो लाशों को दफनाते हैं। तो ये लाशें जो हैं इतनी बड़ी संख्या में 4000 5000 जो लाशें यहाँ दिख रही हैं, ये बहुत सामान्य सी बात है कि ये दलित बहुजन वर्ग के लोगों की लाशें हैं। और ये वर्ग जो है ये इसमें जो इतनी ज़्यादा संख्या में मौतें हुई हैं जो यहाँ पे हमें दिख रही हैं, 5000 4000 लाशें बिल्कुल एक सीट से बिल्कुल यहाँ पे दफनाई गई है, वो हालताज में लोग मरे हैं। ये लोग बुखार से मरे हैं, कोरोना से मरे हैं। हालांकि अब इसमें कोई घाट पे ऐसा कुछ अलग नहीं है कि इसमें ऐसा पता चले कि भाई ये कोई कोरोना से मरा है या बुखार से मरा है या किससे मरा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हुई हैं और उनकी यहाँ पे सामूहिक इस तरीके से कब्रें बनी हुई हैं, दफनाया गया है उनको गंगा के किनारे सिंगवेरपुर घाट पर। तो उससे ये पता चलता है कि दलित बहुजन वर्ग के बहुत सारे जो लोग हैं वो मरे हैं और वो ग्रामीण तबके के लोग हैं और उनका टेस्टिंग नहीं हुआ है, उनको इलाज नहीं मिल पाया है, इसलिए उन लोगों की मौतें हुई हैं। और वो मौतें होने के बाद उन लोगों को लाके यहाँ पे सिंगवेरपुर घाट पे यहाँ पे दफना दिया सुशील, गया। स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अम्बेडकर नामा कभी नमस्ते कभी देखते हैं। नमस्ते। हाँ, जी। मैं आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था और कल मैंने देखा और वो जबरदस्त था, मतलब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने महेंद्र जी को फोन किया, हमने कहा कि शानदार रिपोर्टिंग है और इस पे बहस आगे बढ़नी चाहिए। जी। तो आपका नंबर शायद मेरे पास नहीं था, पहले हमारी कई मुलाकातें हो चुकी आपका नंबर मेरे फोन बुक में था। हैं। आपका कांटेक्ट नंबर मेरे फोन बुक पे सेव था। शुक्रिया, थैंक यू। मेरे से गलती होगी, नहीं सेव था, मैंने कर लिया है, मैंने सेव कर लिया। जी। सुशील, पहले जो आपने रिपोर्टिंग की है वो हृदय विदारक है और मैं देख के एकदम अचंभित हो गया कि 21वीं सदी के भारत में और वो भी प्रयागराज में ये है हाल। आप वहाँ जिस तरह से गए, जिस तरह से रिपोर्टिंग आपने की, हमारे दोस्तों को आप बताइए कि क्या क्या आपका अनुभव था वहाँ? अनुभव तो बहुत हृदय विदारक था। मतलब उसे शब्दों में शायद बयां नहीं किया जा सकता कि स्थिति क्या थी। वहां पे दो भारत थे, दो परंपराएं, एक साथ मैंने देखी। दरअसल 8 मई को मेरे नाना जी का देहावसान हो गया, तो जी, 9 को उनके दाह संस्कार का कार्यक्रम था, तो मैं वहां पे गया सिंगवेरपुर। क्योंकि सिंगवेरपुर जो है वो बिल्कुल इलाहाबाद के किनारे पे है। वो इलाहाबाद और प्रयागराज का बॉर्डर पड़ता है, दो जिलों का। जी, एरिया जो है सिंगवेरपुर वो पड़ता इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में ही। जी, हाँ। लेकिन जी, और वैसे इलाहाबाद में कई घाट हैं। इधर हुँ, झूसी साइड में छतनाग है, झूसी है, उसके बाद दारागंज का घाट है, दशाश्वमेध घाट बहुत प्रसिद्ध घाट है। और फिर तेलियरगंज साइड में पड़ता है, उधर एक घाट है, फाफा मऊ में एक घाट है, रसूलाबाद एक घाट है। और जी, एक अरैल नैनी साइड का एक एरिया है, वो अरैल करके घाट लगता है, वहां पे गंगा के दो पाटों के बीच में उधर दाह संस्कार भी होता है, दफनाई भी जाती है। और इस बार क्या हुआ कि जो फाफा मऊ का क्षेत्र है पूरा गंगा का पाट है, वहां पे भी बहुत लाशें दफनाई गई हैं।
और वहां पे भी लाशें जलाई गई हैं। तो कोविड वाले जो मरीज हैं वहां उनको सीधा वो फाफा मऊ वाला जो घाट है वहां पे ले जाया जाता है। सिंगवेलपुर का जो घाट है उधर इलाहाबाद के जो उधर आसपास के एरिया के लाशें वो जाती है, और प्रतापगढ़ जिले के लगभग 80-90% लाशें वहां पे आती है। हम्म, मैं जब वहां पे गया 9 तारीख को, तो मैंने ये देखा कि वहां पे दो परंपराएं एक साथ निभाई जा रही। एक तरफ लगभग हजारों, मेरे हिसाब से वो 4-5 हजार से ऊपर ही लाश, उससे कम नहीं है, एक कतार में बिल्कुल दफनाई गई है। और दूसरी तरफ बिल्कुल गंगा का जो धारा है, उस गंगा का धारा को बिल्कुल छूता हुआ वहां पे लकड़ियां गाड़ करके, पिलर उसका लकड़ी का, और उसके ऊपर चिता सजाई जाती है। और वहां पे एक लाइन से लगभग 2 दर्जन चिताएं एक साथ जल रही थी। तो मुझे लगा ये दो परंपरा के लोग हैं, दो परंपराएं एक साथ गंगा के तट पे निर्वाही जा रही हैं। तो जलने वाली लाशें होती है, उसका क्या होता है कि 3 घंटे 2 घंटे में लाश जल गई, लोग पानी उलझ करके लाश को उसको ठंडा कर देते हैं, दूसरे लोग लाश लेके खड़े हैं उसको जलाने के लिए जो अपना लेके आए हैं। तो 3 घंटे बाद उस लाश का पता नहीं चलता। वहां पे आप अगर लगातार बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कितनी लाशें जली, जल गई तो मतलब नष्ट हो गई, उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते 3 घंटे बाद। लेकिन जो दफनाई गई है वो इतनी जल्दी तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी। और उनके ऊपर रामनामी उड़ाई गई है, और बगल में पूरा वो बांस की, हरे बांस की जो जो तिथि बना के ले जाते हैं उसको गाड़ देते हैं कि दूसरा कोई उसको कब्र को खोदे ना अपनी लाश गाड़ने के लिए। जी जी। बिल्कुल वहां पे एक मतलब इतनी बड़े एरिया में है कि वो एक फोटो फ्रेम में नहीं आ सकती सारी लाशें, सारा दृश्य। तो उसको देखने के बाद बिल्कुल इतना वो हौलनाक था कि मेरे समझ में नहीं आया कि ये मैं क्या कहूँ, कैसे इसको रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि 9 तारीख को जब मैं गया तो अ, नाना जी का देहावसान था, मैं पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व था मतलब बहुत सारे जो लोग थे मुझे उसमें इन्वॉल्व कर रखे थे। उन्होंने मुझे कुछ दायित्व तो बहुत दे रखा था कि आपको ये ले आना है, लोगों के नाश्ते की व्यवस्था करना है, तो मैं उसमें लगातार बिजी था, लेकिन वो दिमाग में वो चित्र लगातार चल रहा था। तो उस दिन तो नहीं हो पाया, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद वहां जाना हुआ, और रिपोर्टिंग के उद्देश्य लेकर के ही फिर मैं गया, क्योंकि मुझे पता था मुझे टाइम चाहिए। उस टाइम पे वो नहीं हो पाया। उस पीरियड में 1 हफ्ता गुजर गया दोबारा मतलब जाने में। तो फिर मैं वहां पे गया, और इस पीरियड में लगातार मनन भी चलता रहा कि ये दो अलग अलग कैसे। अच्छा, इस बीच में कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में आए, कई जगह वो चला भी, लेकिन उसमें शिनाख्त नहीं की गई कि वो कौन लोग हैं। उसको शिनाख्त आर्थिक आधार पे किया गया कि गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है लकड़ी के, और इसलिए उन्होंने लाशों को वो वहां पे दफना दिए या गंगा में बहा दिए। पहले वहां पे अगर आपको याद होगा बक्सर का केस आया था, बस्तर का, चौसा घाट पे, महादेवा घाट का 70-71 लाशें बक्सर वहां बक्सर बरामद हुई। बक्सर। बस्तर बक्सर बक्सर जिला, हाँ, हाँ, बिहार का बक्सर जिला। हम्म फिर उसके बाद फिर बलिया का, गाजीपुर का, वहां का भी इस तरीके का कई सारा आया। तो उस पे मैंने फिर रिसर्च किया, मैंने सोचा कि ये क्या है, इस पे हम्म मतलब काम होना चाहिए, ये तरीके से लोग नासबाज। अब मीडिया जो होती है बिल्कुल एक अलग तरीके का वो प्रोपोगंडा, उसको बिल्कुल भाई आप जो वर्ग है, जो कास्ट है, आप उसको जब तक डिफाइन नहीं करोगे आप डिस्कोर्स को सही दिशा में नहीं ले जा सकते हो। तो राइट। मैंने सोचा कि भाई जब इतनी लाशें जलाई जा रही हैं, शमशानों में लगातार ये रिपोर्टिंग हो रही है कि लाशों को जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है दिल्ली में, लखनऊ में, और जो लाशें दफनाई गई हैं उन पे कोई बात ही नहीं है, हम्म और वो लाशें हैं किसकी। अब हम्म गरीब तबका बता के केवल नहीं निकल सकते, जो राइट। गरीब थे लकड़ियां नहीं थी, प्रशासन ने लकड़ी हालांकि कहीं मुहैया भी करानी शुरू की। तो मैंने पहले जाके, अच्छा यहाँ क्या हुआ कि 20 दिन में लगभग 10 बार उस गांव के लोग, तो रिश्तेदार, कुछ दोस्त, उन लोगों का देहावसान हुआ, और इलाहाबाद के तमाम घाटों पे जाना हुआ, और इत्तेफाक से लकड़ियां भी खरीदनी पड़ी। तो मुझे रेट भी पता चला कि यहाँ इस घाट के रेट, लकड़ी का रेट क्या है, उस घाट का लकड़ी का रेट क्या है। तो मुझे लगा यार 2,000-2,500 रुपए लग रहा है, मतलब लकड़ी में इतना, मतलब ठीक है, मजदूर वर्ग के लिए काफी है 2,000-2,500। लेकिन ये केवल वजह नहीं हो सकती कि लाश नहीं जला रहे हैं। और चूंकि मैं लगातार अपने यहाँ देखता आया हूँ, परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ कि दलित बहुजन में जब भी कोई मरता है तो वो लकड़ी नहीं सीधे फावड़ा ढूंढते हैं,
वो ले जाते हैं रात, वहाँ जो रेत होता है उसमें दफनाते हैं। अच्छा, जो गर्मियों में, हाँ, गर्मियों में लाश प्रवाहित नहीं करते अमूमन, क्योंकि पानी कम होता है, वो कहीं न कहीं रुक जाती है और कुत्ते या दूसरे जानवर उनको पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए उन लोगों में ये चेतना है कि लाश कब दफनानी है और कब प्रवाहित करनी है। जब जैसे बारिश बहुत हो जाएगी, तो उस टाइम पे खोद के गाड़ने की जगह नहीं बचती है, उस टाइम पे वो प्रवाहित करते हैं। तो बहुजनों की जो परंपरा है वो ये है कि वो चीजों को नष्ट नहीं करते। उनका एक बहुत सीधा सा ये है कि जो हमको मिला है, जिससे शरीर बना है, वो वापस उसी तत्व में मिल जाए। वो प्रकृति के पूजक होते हैं, संरक्षक होते हैं। तो जलाने का जो परंपरा है लाशों को, पूजा पाठ में धन धान्य को जलाने का, वो आर्यों की परंपरा है, अपर क्लास, सवर्ण क्लास जिसे हम बोलते हैं। तो मुझे लगा कि ये अच्छा, जिनमें जलाने की परंपरा है उसमें उनमें बहुत सारे दाह संस्कार और दूसरे भी क्रियाकर्म होते हैं, तिरई होता है, श्राद्ध होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये माइंड में हिट किया। मैं तो ये तो देखता आया हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो है श्रम वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं, दलित वर्ग, बहुजन वर्ग, ये उनकी लाशें हैं। और उसमें ये भी कंफर्म था कि भाई ये मुसलमान या ईसाई की नहीं हो सकती, क्योंकि वो गंगा के तट पे नहीं ले जाएंगे दफनाने के लिए और ना ही रामनामी उड़ाएंगे। तो फिर मैंने वहां पे उन लोगों को देखा, शिनाख्त किया, वहां पे गया। जो कुछ लोग लाश ले आए थे दफनाने, वो कैमरे पे बोलने से तो मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बातें की। तो जो 4-6 ताजा लाश दफनाने लोग आए थे, उनसे जो मैंने बात किया, उसमें 70% लोग मतलब उसी वर्ग के थे, दलित बहुजन। उसके बाद फिर मेरी बात, वहां जो घाट था, घाट पे एक पंडा थे, पंडा बोलते हैं, वो जो वहां पे घाट पे रहते हैं, वो क्रियाक्रम करवाते हैं। और फिर श्राद्ध वगैरह होता है तो जो जजमान होता है उसके घर भी जाते हैं, और उनके पास जजमानों का पूरा एक पोथी होती है कि उनका जजमान कौन कौन है घाट पे। ये तो पंडों का भी आपस में लड़ाई होती है कि मेरा ग्राहक है वो तुम्हारा ग्राहक है, ऐसा करके। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया फिर मुझे कि उनके जो ग्राहक होते हैं, जजमान जिसे बोलते हैं वो लोग, मोस्टली अपर क्लास ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। मैंने पूछा कि आप अछूतों के यहाँ भी जाते हैं या करवाते हैं? बोले नहीं, उनके यहाँ ये परंपराएं नहीं होती। और दूसरी बात की, उन लोगों का क्या था कि अछूत माना जाता, तो हम उनके यहाँ खाते भी नहीं, और उनके पास उतना सामर्थ्य भी नहीं होता लेने देने का। मानव मैंने थोड़ा, हाँ ऐसा, हाँ ठीक, हाँ, और राइट। तो मैंने कहा कि जो बहुजन वर्ग होता है, जैसे कुर्मी हो गया, अहीर हो गया, उसके यहाँ तो मतलब कुर्मियों में भी नहीं होता है। जो अहीर है वो थोड़ा जो पैसे वाले, वो ठीक ठाक थोड़ा कर लेते हैं, उनके यहाँ गुंजाइश बनती है जाने की। पैसे आ रहे हैं तब उनमें भी जलाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि एक संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति होती है ना। जो नीचे वाला होता है अपने ऊपर वाले को देखता है, सोचता है वो ठीक है, उसकी संस्कृति अच्छी है, वो ग्रेट लोग हैं, सभ्य लोग हैं, तो उनको फॉलो करने की एक टेंडेंसी होती है। तो वहां फिर मैं गया, लाशों के बीच से गुजरा कि ज्यादा से ज्यादा लाशों को अपने फ्रेम में ले सकूं। उस टाइम पे कोविड का मन में भय था, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो वो भय बिल्कुल दिमाग से निकल गया। और फिर उनके बीच से बनाते हुए गया। मैं वहां पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे शवों के जो है वो बालू पूरा उड़ गया, क्योंकि मिट्टी जब ताजा भरी जाती है उसमें, खोद के बालू का, तो वो खोखला रहता है, फिर वो उड़ जाती है, हवा आता है तो। वहां पे लाश जो थे, वो कुत्ते खोद रहे थे। किसी लाश की खोपड़ी जो है वो कंकाल का वो बाहर निकला हुआ है, किसी के पैर खींच रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये बहुत ही हृदय विदारक वो मेरी चीज थी। और मुझे लगा कि ये अच्छा, जो इस तरीके के इधर पत्रकारिता हो भी रही थी कि मतलब किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो उसमें भी ये घटनाएं हो रही थी कि जो कारपोरेट मीडिया है, प्रोपोगंडा मीडिया, वो इसको गिद्ध पत्रकारिता बता रही थी। तो मैं जब वहां पे कैमरा लेके गया तो सबसे पहले मैंने अपने आप को गिद्ध माना कि ये हमें ठीक है। अरे बड़ी बात गिद्ध की क्या है। करता है? गिद्ध किसी जिंदा को तो नहीं खाता ना, वो मुर्दे को ही खाता है। हम्म, गिद्ध जो है वो बहुजन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि दलित बहुजन भी तो भाई मुर्दों को ही खाते थे ना, जो मरे हुए होते थे। हम्म, तो उनको वो उनका एक प्रतिरूप है, उनका एक सिंबल है। और उनको और ज्यादा डिमोरलाइज और डिकेटेगराइज करने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए गिद्ध को भी उपमा में दे दिया गया कि गिद्ध है, मरे हुए। अरे मरे हुए खा रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है? वो तो प्रकृति को एक तरीके से प्योरीफाई कर रहा है, प्रदूषण सुशील, फैलने में। जी वो रिपोर्टिंग तो सारे हमारे साथी देखेंगे, जनचौक पर भी जाके देखेंगे पूरी वीडियोस। ये माना जाए कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है, जी वो जो दबाई गई लाशें और बहाई गई लाशें बहुजनों की हैं।
हाँ, ये वहाँ पे भी बहुत लोगों से मैंने बात किया, पंडितों ने भी ये बताया कि उनके वो जजमान जो होते हैं, वो वही होते हैं जो जलाने आते हैं, दफनाने वही होते हैं। तो ये राइट। 100% उनकी परंपरा भी है, चीज़ों को सहेजने का, वापस करने का। तो वो मैं 100% इस दावे के साथ हूँ कि वो दलित बहुजनों की। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो दाह संस्कार की कर्म होता है वो हिंदू धर्म में विशेष आर्य संस्कृति का हिस्सा है, और दुनिया के किसी भी धर्म में किसी भी संस्कृति और किसी भी सभ्यता में जलाने का, लाशों को जलाने का रिवाज नहीं है। दुनिया की तमाम संस्कृतियों में लाशों को दफनाने का ही रिवाज रहा है। गौरतलब है कि जब किसी लाश को सवर्ण समुदाय के लोग, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, दाह संस्कार करते हैं तो वो शव को दागते हैं, और दाग देने वाला मृतक जो होता है वो पिंडदान करता है। इसके बाद घंट बांधना, बाल मुंडन जिसे छौर कर्म बोला जाता है, 10 गात्र का पिंडदान होता है, फिर एकोदशा होती है जिसको मतलब हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण, और तेरही संस्कार जिसमें लोगों को तेरही का भोजन कराया जाता है। तो इन सब में बहुत ही विपुल मात्रा में पैसा खर्च होता है, और बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम खर्च होता है। लगभग 14 दिन 13 दिन के लिए आप बन जाते हो, कहीं आना जाना नहीं है, छूना नहीं है। तो जो श्रमिक वर्ग होता है, जो श्रम से जुड़ा हुआ होता है, उसके पास, जिसको रोज़ी मतलब कमाना है, रोज़ी खाना है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, उतना वक्त नहीं होता, और ना इतना पैसा होता है कि वो बिल्कुल तेरही और वो सब जो कर्मकांड होते हैं दाह संस्कार के बाद उसको निभाए। तो वो लोग तो ये होता है कि भाई कोई मर गया तो ले गए, लाश को दफना दिए या तो गंगा में प्रवाहित कर दिए, और फिर आए और अगले दिन से अपने कार्य व्यापार में वो लग जाते हैं। तो इसलिए जो दलित और बहुजन समुदाय है, जिसे हम श्रमिक वर्ग बोलते हैं, उनमें अभी भी लाशों को दफनाने की जो एक परंपरा है वो कोरोना काल में भी वो चली आ रही है, और लोग कोरोना काल में भी उसे बिल्कुल निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ नई बात है तो सिर्फ इतनी कि इलाज के अभाव में कोविड-19 संक्रमण से दलित बहुजन वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि बक्सर के बिहार के चौसा, महादेवा घाट, गाजीपुर, बलिया, गंगा के तैरते सैकड़ों लाशें, और उन्नाव, प्रयागराज में गंगा किनारे जो ताज़ा बनी हज़ारों कब्रें हैं, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि गांव में और उस तरीके के एरिया में जो सबसे वंचित तबका है, वहाँ पे बड़ी मौतें हो रही हैं, और वो मौतें गंगा के किनारे सामूहिक कब्र के रूप में देखी जा सकती हैं, जो चीख चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि उन्हें इलाज नहीं मिला। उन्हें बिल्कुल जो इस समय सरकार है, प्रशासन है, उन्हें हाशिए के लोगों को बिल्कुल एक उस पे एक मतलब मरने के लिए छोड़ दिया है राम भरोसे। वो लोग मर भी रहे हैं और फिर उनकी लाशें वहाँ पे ले आकर के दफना दी जा रही हैं। तो ये विमर्श जो है वो मीडिया से बिल्कुल गायब है। ये मीडिया में कहीं नहीं है कि ये लाशें किसकी हैं, किस वर्ग की हैं, किस जाति की हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मीडिया का एक विमर्श है उसमें ये भी है कि जो लाशों हम लोग जो शमशान अच्छा, तो चलिए एक और सवाल पूछते हैं। आप जब जी रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि आजकल आजकल क्या भारत में बहुत लाशों पे राजनीति बहुत होती है। जी जी जी। तो आपको कोई परेशानी आई? कोई प्रशासनिक दबाव, कोई इस तरह का, कोई वहाँ पुलिस, कोई परेशानी कुछ था वहाँ पे, कुछ इंतजाम वगैरह प्रशासन की ओर से? हाँ, वहाँ पे एक दिन पहले ही वहाँ पे मतलब एसडीएम और डीएम दौरा कर चुके थे, क्योंकि वो मामला संज्ञान में आ चुका था वहाँ पे कि लेकिन वो मामला आज तक ने दिखाया था जो वो पापामो घाट का था, वो वहाँ के घाट का नहीं था। लेकिन हर घाट पे आज का घटना मैं बताऊं कि आज भी एक गांव में एक डेथ हुई थी, तो यहाँ छतनाग घाट पे झूसी जाना हुआ, तो वहाँ पे 2 होमगार्ड बैठे हुए थे और वो बोले कि लाशें जो है वो दफनानी नहीं है, जलाइए आप। तो दफनाने को कोई वहाँ पे जगह भी नहीं है, तो लोग जलाने ही लाए थे। तो निगरानी तंत्र बढ़ा दिया गया है वहाँ पे, हर घाट पे लोग जो है वो लाशों को बहाए नहीं, दफनाए नहीं, उसके लिए जो है वो डंडा लेके बैठे हैं। आपकी स्थिति क्या है, कैसे है, आप किस उद्देश्य से आए हैं, ये उनसे नहीं मतलब है। हालांकि जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गया तो वहाँ भी घाट पे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन मुझे किसी ने कोई रोका टोका नहीं। शायद मैं उनकी नजर में ना आया हूँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो निगरानी करने बैठे हैं तो वो मुझे वीडियो नहीं बना देते थे, रिपोर्टिंग नहीं करने देते।
लेकिन मैं उनकी नज़र में शायद नहीं आया और इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं हुई कोई। चलिए, बहुत आपने ज़मीनी जो पत्रकारिता होती है उसका आपने प्रमाण दिया है। एक आध छोटा-छोटा सवाल है। जी, सवाल ये है कि आपने लकड़ी के दाम के बारे में बात की है। हुँ। हाँ। एक अ, चीज़ जो एक एक चीज़ मैं और बोलूँगा वो ये कि उद्देश्य 100 की बात करना नहीं है। रिपोर्ट का जो मेन उद्देश्य है ये नहीं कि वो 100 है। मतलब ये है कितने लोग मरे हैं उस वर्ग के, वहाँ तक अच्छा, प्रॉपर इलाज नहीं पहुँचा है। वो रेमडेसिविर का एग्ज़ैक्टली। नाम नहीं जानते हैं, वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं जानते, वो सिलेंडर के लिए नहीं भागे हैं। जो यस। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की डिमांड हुई है वो अपर क्लास जो है, जो उपभोग वाली तबका है समाज का, उसने हाय हल्ला मचाई है। गाँव में वो तबका जो है उसको ये तो नाम भी नहीं पता है और वो उसको सामान्य बीमारी मान के दवा लेते हुए बेइलाज ही मरा है। और गाँव में जो लाशें, गाँव का जो वो तबका मरा वहाँ तक इलाज नहीं पहुँची है। बहुत लोग मरे हैं। सुशील, एक बात बताइए, आपने लकड़ी के दाम की रिपोर्टिंग की थी उसमें। जी, जी। जजमानी के फीस का भी कोई चक्कर है? जजमानी का कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड फीस नहीं है, लेकिन 1000 रुपए से लेके 5000 10,000 तक होता है। वो रेट हाँ, बोलते हैं, जो जजमान की औकात होती है उसके अकॉर्डिंग वो देता है। लेकिन 1000 से कम तो नहीं होता, 1100 1000 से कम नहीं होता। और कोरोना जो पीरियड में फीस में बढ़ोतरी तो नहीं हुई है? खाली ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनको वो घाट पे उनको भय भी नहीं है कोरोना का। ओह! जो लाश जलाने वाला है डोम, जिसको, क्योंकि गर्मी में लाश जब जल रही है तो लाश के पास तो कोई वैसे खड़ा नहीं होगा, और लाश लोग अपने लोग को जलाते भी नहीं, इतना हिम्मत भी नहीं होता। तो वो डोम होता है उसको जलाने का, चिता भी वही सजाता है। हाँ, हाँ, चिता जानते हैं हम। बनाएगा, सजाएगा, जलाएगा, तो उसका होता है उसको वो थोड़ा सा वो बार्गेनिंग की स्थिति में होता है, हम इतना लेंगे, तो उसमें भी लोग ये उसको करुणा और वो सारी चीजें, तो भाई अरे मर गए हैं लोग, इसमें इतना लोगे, ये लोगे, वो लोगे। पंडित वाले में तो मोल तोल भी नहीं होता, लेकिन बोलते भाई पैसा नहीं है ज्यादा, तो क्योंकि वो करा देता है, तो लेकिन हाँ फिर भी 1000 1500 से कम तो उसका नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, उसमें तो खैर वो जो रिचुअल परंपराएँ चली आ रही हैं उसमें क्या कहा जाए। एक जी, सवाल और पूछते हैं सुशील। अ, कोरोना पीरियड में जो पहले हम लोग गाँव में देखे हैं, मैं भी उधर का ही हूँ, मैं बिहार का हूँ। जी, और जैसे होता है श्राद्ध सेरेमनी, उसमें हाँ, लोग लाखों लोग खर्च करते थे और भोज खिलाना और तमाम 84 गाँव को इनवाइट करना, बड़े लोग ऐसा करते थे। हम्म। क्या इन इन परंपराओं पे कुछ बदलाव आया है इस पीरियड? शहरी क्षेत्रों में बदलाव आया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बदलाव नहीं आया है, क्योंकि अच्छा, जो ढांचा है ना, वो ढांचा वैसा का वैसा है। जो प्रशासन होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, उसको ओके। बस पैसा चाहिए होता है। वो थोड़ा सा बताएगा कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, मास्क लेके रखो, तो हम लोग जाएंगे। जब तक कोई उस तरीके की घटना ना हो कि बहुत कोई वीडियो बना के वायरल कर दे या ऐसा वैसा, तो चूंकि वो व्यवस्था सारी वैसे ही होती है, उसमें कोई वो बदलाव नहीं होता। और ये दो चीज होती है, एक तो 11वें दिन श्राद्ध होता है। उस श्राद्ध हुँ, में जो वहां पे क्रियाकर्म कराता है ना पंडित पंडा घाट पे, उन्हीं को बुलाया जाता है, और उनको पूरा दहेज का जैसे सामान होता है, उसमें डबल बेड है, कूलर है, सोफा है, सारी चीजें गृहस्थी का सारा सामान वो दान किया जाता है। तो हुँ, वो गाय हो गया, घोड़ा हो गया, सब ले जाता है। 13वें दिन जो होती है वो तेरही होती है, उसको मृत्यु भोज बोलते हैं, उसको खिलाया जाता है, भंडारा होता है। वो जो भंडारा होता है वो एक तरीके से रिचुअल से ज्यादा वो अपनी आर्थिक हैसियत को शो ऑफ करने का एक जरिया होता है। दिखाने का। तो उसमें ये भी जुड़ गया है कि कोरोना काल में आपने कितना बड़ा भंडारा किया और कितने लोग खाए। हुँ, ये आपदा से ज्यादा, इस आपदा में आप अपनी पकड़, अपनी पहचान कितना है, मतलब आगे लेके जाते हो, ये इसमें ये भी होता है। तो आसपास शादियां भी बहुत हुई हैं, अभी तो गाइडलाइंस आ गया 25 से ज्यादा नहीं शामिल हो पाओगे, लेकिन अभी भी 250 300 ऐसे शामिल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो रहे हैं। गाइडलाइंस होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शा बिल्कुल। शानदार इसमें बहुत दुकानें भी खुली है, ये भी नहीं है कि सामान बहुत महंगा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो
कोई कम हो जाए। शहरों में थोड़ा लगाम है, क्योंकि वहाँ पे शहर में क्या होता है कि वो सीधे रोड पे होता है, ईज़ी होता है लोगों की निगाह में आना। और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे जो सार्वजनिक जगह होती है वो किसी न किसी की होती है। गाँव में तो खेत होता है, बगिया होती है, तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं है, वहाँ पे सब होता है, कोई दिक्कत नहीं। शानदार सुशील, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अम्बेडकरनामा के सारे साथियों, आप जाइए सुशील मानव, तलाशिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर। और जन चौको यूट्यूब चैनल है और बहुत ही जमीनी रिपोर्टिंग वहाँ पे दिखती है। जन चौक को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, सुशील मानव को भी फॉलो कीजिए और अम्बेडकरनामा को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जन चौक को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया सुशील, बहुत शानदार आपने रिपोर्टिंग की है, इसके लिए आपको बधाई। फिर मुलाकात